सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, वैसे तो मुल्क का मौसम सर्द हो रहा है, लेकिन सियासी मौसम में गर्मा गर्मी जारी है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें शेर इक़्तिदार का मौसम, यहाँ पर बयानबाजी बहुत हो रही है। और ये बयानबाजी ना सिर्फ हुकूमती हलकों में बल्कि अपोजिशन की तरफ से भी बयानबाजी का सिलसिला जारी है। आज के दिन की अगर हम बात करें तो मरियम नवाज़ ने आज जो पैगाम दिया वो गई और एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और अपने कज़न हमजा शहबाज से मिली। उन्होंने उनके साथ इज़हार यकजहती किया और ये पैगाम देने की कोशिश की कि हम सब एक हैं। उसके बाद उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की उसमें भी उनका यही कहना था कि मीम शीन नून की बातें करने वाले देख लें कि हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे ही रहेंगे। अलबत्ता नैब पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नैब का इदारा सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन से इंतकाम लेने के लिए बना है। यहाँ पर जितनी अजियत अपोजिशन को दी जाती है, हुकूमती जो लोग हैं ना ही उनके खिलाफ उस तरह मुकदमे बनते हैं, ना ही उस तरह से उनकी पेशियाँ होती हैं। ख़ास तौर बख्तरबंद गाड़ी में शहबाज शरीफ साहब को लाने का बड़ा चर्चा रहा और उन्होंने ये बताया कि मैं लेट कर बख्तरबंद गाड़ी में आया हूँ, कमर की मुझे तकलीफ़ है, मैं बैठ नहीं सकता, उसके बावजूद मुझे बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया है। ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि ये इंतकाम है, ये जो बख्तरबंद गाड़ी में लाना है ये हुकूमती इंतकाम है जो मुझसे लिया जा रहा है। इस तमाम सूरत बात करेंगे। और एक बात और भी कहती हैं मरियम नवाज़ साहिबा कि अगला साल यानी कि 2021 का साल जो है वो इलेक्शन का साल है। तो क्या होने वाला है? ये 2 महीने जिनको बड़ा कहा जा रहा है कि फैसला कौन होंगे, नवंबर दिसंबर, और बहुत कुछ हलचल इसमें होने वाली है। तो वाकई वो हलचल किस तरफ से होगी? एक तरफ गद्दारी की बात हो रही है कि गद्दार है ये अपोजिशन, हुकूमत के कई वुज़रा जो हैं वो गद्दारी के हवाले से बात भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन ये कहती है कि हम पर सिर्फ गद्दारी के मुकदमे गलत दर्ज किए जा रहे हैं, हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और गिलगित बल्तिस्तान भी सर पर हैं। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। एडिटर इन चीफ हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान पंजाब खुद मुसरत चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुसरत साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ राना अरशद साहब मौजूद हैं, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। तमाम हज़रात का शुक्रिया। लगारी साहब, हुकूमत और अपोजिशन मौक़िफ़ लेने से पहले मैं चाहती हूँ आप ज़रा तज़किया दीजिए कि ये जो बातें और बयानबाजी हम देख रहे हैं बड़ा ज़ोर पकड़ गई है। आगे आने वाले ये 2 महीने और ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद का वक्त कितना इंपॉर्टेंट है, और ये जैसे लफ्ज़ी गोलाबारी ही रहेगी या वाकई कुछ तब्दीली आने वाली है? असल में मैं तो ये सोच कर आया था कि शायद आज भी अयाज सादिक निशाना बनेंगे और उन पर भी गोलाबारी होगी। और मैं उस लिहाज से अपने अहद के और हर अहद के बड़े शायर जनाब मिर्ज़ा गालिब का एक शेर भी लेकर आया था। अच्छा, कि मैं चाह रहा हूँ कि इसको पढ़ दूँ, एक और शेर भी बाद में सुनाऊँगा। इरशाद करें। तो ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके उसका दुश्मन आसमां क्यों हो। कि ये जिस तरह से इन्होंने 6 रोज़ तक निशाना बनाए रखा जनाब अयाज सादिक साहब को, तो मेरे ख़्याल में कि ये एक बड़ी बात थी। और इस तरह का तर्ज़ अमल अगर आप सियासत में रवा रखेंगे तो हमने वो सारा कंटेंट भी, लेकिन उनका बयान भी तो बहुत गैर जिम्मेदाराना था पार्लियामेंट में। मेरा ख्याल है कि उनके बयान का गैर जिम्मेदाराना हिस्सा अगर ये था कि वज़ीर ख़ारजा के बारे में उन्होंने कोई जुमला कहा था, तो सियासतदान एक दूसरे के बारे में कहते रहते हैं, वो तरदीद कर चुके हैं कि उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस। लेकिन अगर ये कितनी छोटी बात होती लगारी साहब तो फिर DGISPR को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल है कि मैं इंतहाई एहतराम से, इंतहाई अदब से और इंतहाई खलूस नीयत के साथ कहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं था कि जनाब DGISPR साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या मीडिया टॉक करते, क्योंकि फ़ौज के बारे में इस तरह की बात नहीं की गई थी, उसको समझा गलत किया था। खैर वो एक वक्त है, गुजर गया है, अब उस पर बात नहीं हो रही। अल्लाह करे कि इस सूरत हाल को ख़त्म कर दिया जाए, फिर वरना वो बात होगी जो जॉन एलिया ने कही थी कि उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर, एक गली की बात थी और गली गली गई, तो ये बात तो फिर गली गली चली गई। इस चीज़ को छोड़ें लगारी साहब, लेकिन ये जो नैब के वाले से बात की जा रही है कि इदारा जो है वो होना नहीं चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, शायद वही एक चीज़ है जो कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक रिफ्ट पैदा कर रही है बयानबाजी के अलावा।
तो क्या आपके ख्याल में ये नैब का इदारा नहीं होना चाहिए? नैब का इदारा अब तक सिर्फ इंतकाम के इदारे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। बेरहमाना इंतकाम हो रहा है। अगर एक केस में कोई चीज़ नहीं निकलती है और कोर्ट उसको एक तरफ उठाकर फेंक देती है तो फिर दूसरी चीज़ बनाई जाती है, फिर उसके बाद तीसरी चीज़ बनाई जाती है। ये मामला चल रहे हैं। अब तक किसी किस्म का कोई एक फ़ैसला इस तरह का नहीं हुआ है। जो बड़े फैसले हुए हैं उनके बारे में तो बात वैसी हो चुकी है, उसके बारे में जज का किरदार भी आ चुका है। लेकिन मैं और चीज़ों के बारे में कहता हूँ कि कोई फैसला नहीं आया 2 साल में, 1 रुपया वापस नहीं लाए हैं। ये कहते थे कि हम जो इतने वापस लेकर आएंगे और दुनिया भर के खजानों से अपने पैसे उठाकर ले आएंगे, तो वो रुपए एक तो फिलहाल ऐसा हमने कुछ देखा नहीं कि नैब की जानिब से। फिर प्रोसिक्यूशन भी बहुत वीक रही है। पॉइंट टेकन। मुसर्रत साहिबा, मैं अभी आपका एक बयान पढ़ रही थी। आप ये दावा कर रही हैं कि एक जमात है जो कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान के नाम से रजिस्टर होने जा रही है, उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए काम कर लिया गया है। आप ये कैसे बात कर रही हैं? क्या ज़राए आपके, क्या आप इस खबर की तस्दीक कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुमैया। मैं 2-3 बातें पहले करूंगी। लगारी साहब की हम सारे बहुत इज़्ज़त करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी तरफ से जो बात आए वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, वो वन साइडेड नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं बड़े दुख और अफसोस के साथ यहाँ पे ये बात अर्ज़ करूँगी कि देखिए, उन्होंने ये तो कह दिया कि 6 दिनों से निशाना बनाया जा रहा है अय्याज सादिक को। तो उन्हें ये कैसे भूल गया कि अय्याज सादिक ने पूरी कौम की फतह को शिकस्त में बदलने की नाकाम कोशिश की और उन्होंने निशाना बनाया अपने मुल्क की 5 गुना बड़े दुश्मन ने जो हमारे ऊपर वार किया बुज़दिलाना, और उसका जवाब हमने इतने, और वो बहुत बड़ी फतह है हमारी, वो छोटी फतह नहीं थी जिसको उसने अपने, बिल्कुल भी मैं ये नहीं कहूंगी कि दैट वाज स्लिप ऑफ टंग, दैट वाज इंटेंशनल, जिसके ऊपर इसको कल भी मिली है शाबाश। जंदाल से भी शाबाशें वसूल कर रहा है, लंदन में बैठे हुए अल्ताफ हुसैन 2 से भी शाबाशें ले रहा है। सो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, देखें, ये बड़ा सोचा समझा प्लान्ड एक स्टेटमेंट थी जिसके ऊपर हम बेइंतहा शर्मिंदा है एज ए पॉलिटिशियन, बिकॉज ये हमारी कम्युनिटी से है, भले इनका किसी और सियासी जमात से ताल्लुक हो, और इन्होंने तमाम पाकिस्तानियों की दिल आज़ारी की है। और एक मैं बात और सुमैया यहाँ पे अर्ज करूँ कि ये इन जैसे जो सियासतदान हैं जो थ्रेट कर रहे हैं अपनी स्टेट को, ये हम तमाम पॉलिटिशियंस की क्रेडिबिलिटी को एट स्टेक लगा के बैठे हैं। आज आपका एक पढ़ा लिखा बच्चा, आपकी पढ़ी लिखी एलीट, आपके इंटेलेक्चुअल्स और आपके इवन वो जो तबका जो मीडियोकर है, लो मीडियोकर क्लास है, वो आज ये सोचने पे मजबूर है कि अगर ये जैसे धमकियां लगाते हैं एक राज फाश करके कि हम तो हमारे पास और भी बड़े कीमती राज हैं वो भी कर सकते हैं, तो क्या पॉलिटिशियंस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं डाल रहे कि कल को किस तरह की मीटिंग्स में स्टेट को उनको बिठाना चाहिए, कितने राज फाश करने चाहिए कि नहीं? तो ये कोई छोटी बात नहीं। अगर आप इसको, लेकिन अगर जाहिर है हुकूमत अगर ये समझती है कि इस तरह की बातें करके जाहिर मुल्क की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको खतरा है, तो फिर हुकूमत को इस पर कोई अमली इक़दाम करने चाहिए, बजाय कि ये दिन में 4 वफाकी वज़रा आएँ और आके एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें। देखें, सबसे पहले तो हम जो इस वक्त आपके मुल्क के जो हालात चल रहे हैं ना, देखें, ये तसादुम चाह रहे हैं, ये गले पड़ रहे हैं आपकी रियासत के। आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये एक बीबी आती है सुबह तैयार श्यार होके और चंद बच्चे इकट्ठे करके, तो वो उनको ललकारती है कि आप इंतशार फैलाने की, पहले वालिदे मोहतरम स्पीच करते हैं, फिर वो तैयार श्यार होके कहती हैं कि ये वर्दी क्या वर्दी है, काली वर्दी, खाकी वर्दी। ये जो कार्ड खेल रहे हैं, ख़तरनाक कार्ड खेल रहे हैं। कभी ये पंजाब कार्ड खेलते हैं, कभी ये औरत कार्ड खेलते हैं, कभी ये मादरे मिलत कार्ड खेलते हैं। ये आपकी रियासत के बिला वजह नहीं गले पड़ रहे। इनको जिन लोगों की शय है रियासत पहचान चुकी। और एक मैं बात यहाँ पे अर्ज करूँ सुमैया, हम इनको इनके इन मजमूम इरादों में कि ये आम आवाम को, वर्कर्स को आगे खड़ा करके जो अनारकी, जो इंतशार फैलाना चाहते हैं, हुकूमत आते हैं अपने शो पर। और मुसर्रत साहिबा, मैं चाहूँगी कंटिन्यू जो करें अपनी बात को, लेकिन इसमें ये ऐड ऑन करें कि अगर हम नैब की कारकर्दगी की बात करें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हमारे सामने है। नैब की कारकर्दगी अगर देखी जाए तो ज़ाहिर है कुछ रिकवरी अभी उस तरीके से नहीं हुई, गिरफ्तारियां होती हैं, फिर जमानतें हो जाती हैं। तो इस्लाहात की जब बात की जाती है तो इस्लाहात पर जोर होता क्यों नहीं है हुकूमत का? देखें, जो मैं पहले बात कर रही थी सुमैया, देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रियासत इनके इस बयानियों को पहचान चुकी है। हम इसमें इनको नाकाम करेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ जो इस सारी एपिसोड में हो रही है वो ये
कि ये इनके जो भी इनसाइड स्टोरी थी वो एक्सपोज हो रही है और कर खुद रहे हैं। इनके ऊपर ये कोई नहीं कह सकता कि इनके ऊपर ब्लेमिंग हो रही है। जो कुछ इनकी बैकग्राउंड स्टोरी थी, ये जो कुक कर रही थी जब ट्विटर अकाउंट खामोश था, तो ये बीबी जो प्लानिंग कर रही थी हमारे गैर मुल्की दुश्मनों के साथ मिलके, वो इनकी खुल के सामने आ गई, बिकॉज ये एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं। अब अगली चीज जो आपने मुझसे पूछा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो रजिस्ट्रेशन की बात है, देखें इनका जो ये बयानिया है, जो एंटी स्टेट बयानिया है, जिस तरह से खुल के ये वार कर रहे हैं अपने रियासती इदारों पे, और रियासती इदारों के जो सरबराहान हैं उनके डायरेक्ट नाम ले करके, और फिर जो इनका एक हाइब्रिड वॉर का ये पाकिस्तान के अगेंस्ट है जो उसका हिस्सा बने हुए हैं। देखिए इनकी एक स्टेटमेंट आती है और उधर सेलिब्रेशन अगर इंडिया में होती है। मैंने एक दफा पहले भी अर्ज की कि बॉलीवुड स्टार से ज्यादा अगर कवरेज मिले नवाज शरीफ को, मरियम को, अयाज सादिक को, तो इस बात का क्या मतलब है? अगर आप उनकी हेडलाइंस देखो, उन्होंने उस दिन के उनकी स्टेटमेंट्स निकाले एयर चीफ की और आज की निकाले, तो वो इन्होंने उनकी शिकस्त को फतह में बदला और अपनी फतह को शिकस्त में बदला। अगली बात, इनके इस एजेंडे के साथ जो लॉयल मुस्लिम लीगी हैं वो नहीं जाना चाहते। सही, ये जब मरियम ने मुस्लिम लीग नून को अपने नाम पे रजिस्टर कराने की बात की, तो एक तबका वो जो प्रो स्टेट है, प्रो पाकिस्तानी है, वो अब ये एक्टिव हुए हैं कि एक इस तरह की मुस्लिम लीग चलेंगे। तो आने वाला वक्त बताएगा ना मुशर्रफ साहिबा। बेहतर ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून कर रही है, इसको छोड़ के अगर हुकूमत ये देखे कि वो आवाम के लिए इक़दाम क्या कर रही है, तो उससे फायदा आपको होगा। आगे आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होगा। आपने मुझसे सवाल किया तो मैंने उसका आंसर किया। देखें आपने ये मुझसे, मेरा ख्याल है इस प्रोग्राम में पूछा है, तो मैं दैट्स व्हाई आई एम बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपका पॉइंट, आपका मौक़िफ़ आया, सही है, बिल्कुल आपका मौक़िफ़ आया जी। दूसरी चीज, ये आज का मरियम का जो विजिट था ये उसी पैराए में था, बिकॉज इनके खानदान में फूट पड़ चुकी है, घरों में आना जाना बंद हो चुका हुआ है। ये चीज मैं पूछ लेती हूँ ना, राना अरशद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, ये मैं उनसे पूछ लेती हूँ ना, जो आप कह रही हैं कि फूट पड़ चुकी है, वो तो कहती हैं ऐसा कोई सीन है ही नहीं। राना अरशद साहब, क्यों इस तरह के बयानात होते हैं? मुस्लिम लीग नून को, मुस्लिम लीग नून की साख को जो नुकसान पहुंचाएं, जो ऐसे बयानात हो, जो ऐसा बयानिया हो जो अवाम में मकबूल भी ना हो, क्या कोई बातचीत हुई? अयाज सादिक साहब से पूछा गया है कि क्यों उन्होंने ऐसा बयान दिया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समिया रिजवान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं समझ बैठा था कि शायद मैं ये प्रोग्राम देखने के लिए ही हाज़िर हुआ हूँ, लेकिन चलो 5:21 पर मुझे भी ये आपने मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, कम से कम इंटरनेशनल टीवी पर बैठकर पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ को वो बात करनी चाहिए जिसका हकीकत से कोई तल्लक हो। नंबर 1 तो मैं अर्ज़ करूँगा, आपने अयाज सादिक की बात की। अयाज सादिक ने 2002 में लाहौर से इमरान खान न्याजी साहब को लीड से MNA की सीट से शिकस्त दी थी, फिर 2008 में भी दी। अयाज सादिक कौमी असम्बली के स्पीकर रह चुके हैं जी। उनके अल्फाज अगर आप उस दिन कौमी असम्बली की कार्रवाई देखें, हाँ। और आपके रिपोर्टर्स, आपके टीवी चैनल ने उस दिन भी बिल्कुल रिपोर्टिंग की थी, जो मराज सईद साहब ने खुतबा दिया और जो हुकूमती वुज़रा, जो कैबिनेट मेंबर हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को जिस जज्बात के साथ वहाँ पर मसल्लत कर रहे थे, वहाँ पर ज़ाती तौर पर अयाज सादिक ने जो जवाब दिया, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी साहब के मतलब जो उनकी बात थी बिल्कुल ठीक थी। राना साहब, और आज भी हम कहते हैं, राना साहब, जो उसका नतीजा निकला, ये गवर्नमेंट का जो फेलियर है समिया साहिबा, देखें जो उसका नतीजा निकला और जिस तरीके से दुश्मन ने उसको लिया और जिस तरीके से वहां पर उस चीज को प्रिटेंड किया गया, माथे का झूमर, नुकसान नहीं हुआ, चीजों का नुकसान नहीं हुआ, डैमेज नहीं हुई चीज। समिया, मैं ये अर्ज करूंगा, वहां पर एक जैसे वज़ीर आज़म की कुर्सी पर किसी को मुसल्लत किया गया है, उसी तरह स्पीकर की कुर्सी पर भी वहां पर कोई शख्स मौजूद थे या हैं या रहते हैं, जिसको स्पीकर हम कहते हैं। जो स्पीकर साहब कार्रवाई के जो कस्टोडियन होते हैं, अगर अयाज सादिक साहब ने कोई गलत बात की थी तो फौरी तौर पर उसको कार्रवाई से हज़फ करवाना चाहिए था, और अगर नहीं करवाया गया तो ये बदनीति पर बिल्कुल मबनी है स्पीकर साहब की कार्रवाई भी, और 2 दिन के बाद इस हुकूमती नहल टोले की भी। मैं अर्ज करना चाहता हूं, हम कहते हैं कि हमारे दौर में 5.8 ग्रोथ रेट था, आपके नहल टोले ने 2019 में 1.9 पर आए,
और आज 0.4 पे है। हम ये अर्ज करना चाहते हैं कि हमारे दौर में 35 रुपए किलो आटा था, आपने नहीं तो ये बताएं ना, अगर आप ये कहते हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी है, अगर हुकूमत की कारकर्दगी है तो आपके बयानात में आवाम की तकलीफ का जिक्र कम क्यों होता है? अगर मुस्लिम लीग नून को आवाम की इतनी ही तकलीफ है, इतना ही दर्द है, तो फिर आवाम के लिए करने क्या जा रहे हैं आप लोग? आज मैं अर्ज ये कर रहा हूं, जो बात शबाशी साहब ने 2019 में फ्लोरा ऑफ दी हाउस कहा था कि हम आवाम के लिए मसाके मशीयत करने के लिए तैयार हैं, हमें NRO के ताने दिए गए। आज आप देख लें, हम कश्मीर पर हो या इंडिया इशू हो या कौमी इशू, हमने हर वक्त वोट दिया, लेकिन इमरान नियाज़ को इख्तियार किसने दिया है कि वो पार्लियामेंट। मुझे तो एक बात का बहुत अफसोस है राणा साहब, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सब एक दूसरे पर सिर्फ इल्जाम तराशी करते हैं, आवाम का किसी को कोई एहसास नहीं। समिया मैं अर्ज करता हूं, हम तो आज आवाम की बात करते हैं ना कि आपने डॉलर 104 पैसे 170 पर ले गए, इसके जिम्मेदार आप हैं। तो खान साहब उस वक्त सर वो तो कहते हैं वो आप लोगों ने मुल्क के सामने करके दिया था, खाली खजाना दिया था, आज वो तो ये कहते हैं कर दिया। मैं क्या कहते हैं? खजाना खाली आप लोगों ने करके दिया था। मेरा ख्याल है जो अकल से आ रही हों वो जरा थोड़ी सी मेहरबानी फरमा कर, जो आप जैसे तजदिया नगार हैं, लगारी साहब हैं, हमने तो 5 साल में 10,000 अरब कर्जा लिया था। अच्छा। उन्होंने तो 18 माह में 14,000 अरब ले लिया है, 29,000 से 43,000 पर ये ले गए हैं। और ये बताएं, अच्छा ये 2021 के इलेक्शन कैसे होंगे राणा साहब? अब तो मैं आपको पूरा वक्त दे रही हूँ, जरा आप मुझे बताएं ना, मैं एक साथ सारे सवाल कर रही हूँ। ये 2021 में इलेक्शंस कैसे होंगे? ये इलेक्शन का साल कैसे होगा? DAP की बोरी 24 रुपए की मान थी, आज 4200 रुपए की मान हो चुकी है। तमाम माफियाज इमरान खान साहब की जेब में हैं। अच्छा। वो ये नहीं बताएंगे कि तो सर ये 2021 में इलेक्शन कैसे होंगे राणा साहब? शाहिद खाकान अब्बासी अगर 24 शाहिद खाकान अब्बासी सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। अच्छा। और वो तो मुल्जम है। अच्छा। मियां शबाशी साहब को पकड़ लो। राणा साहब आप देखें, मुझे फिर किसी दूसरे मेहमान पर जाना होगा, टाइम कम है सर। ब्रेक से पहले मुझे बता दें अगला साल इलेक्शन का कैसे होगा? ये बैरूनी सर मेरे सवाल का जवाब दे दें, पाकिस्तान में लाकर पाकिस्तान मेरे सवाल का जवाब दे दें राणा साहब, ये अगला साल इलेक्शन का कैसे होगा? कभी नहीं देंगे जी। अगले हफ्ते में अगला साल इलेक्शन का कैसे होगा सर? जी आपका सवाल क्या था? मरियम नवाज कह रही हैं कि अगले साल इलेक्शन होंगे, आप ये कैसे समझते हैं कि अगले साल इलेक्शन होंगे? जी इंशाल्लाह अगले साल इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि कैसे होंगे? होने चाहिए तो ख्वाहिश हो सकती है ना, टेक्निकली कैसे होंगे? दिया है इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। PDM के प्लेटफॉर्म पर जो हम जलसे कर रहे हैं वो अवामी इश्यूज पर कर रहे हैं। साहब PDM के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन, वहां से इलेक्शन कैसे होंगे? PDM के प्लेटफॉर्म से 30 को मुल्तान का जलसा होगा और 13 दिसंबर को लाहौर में दाता की नगरी में इस्तीफा देना पड़ेगा ना। 2021 में इलेक्शन करवाने के लिए इस्तीफे देने पड़ेंगे। अगर आप इस्तीफे दे देंगे तो क्या पीपल्स पार्टी इस्तीफे देगी? उनसे बात हुई आपकी? हाँ ना, इस्तीफे तमाम ऑप्शन पर गौर जारी है। मियां नवाज साहब की क़यादत में हम अदारों का भी एहतराम करते हैं। चले पॉइंट टेकन हम इस दगारी मुल्क साहब में तरक्की नहीं, चाहते हैं, बिल्कुल सही, खुशहाली बिल्कुल चाहते सही। हैं। और PDM का 8 तारीख को इजलास तलब कर लिया है इस्लामाबाद में। बिल्कुल सही, 8 तारीख को इजलास हो गया। अब आप लोग तय करेंगे कि कैसे इलेक्शंस होंगे। राइटली सेट। डी लगारी साहब, ये आपको लग रहा है कि मरियम साहिबा ने जो ये बात की है, ये कोई प्लानिंग होगी, कोई सोच होगी, या वैसे ही उन्होंने एक प्रेशर बिल्डअप करने के लिए बात की है? एक तो ये है कि सियासत में मुख्तलिफ कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, ये एक कार्ड है। हाँ। और उन्होंने पहले शुरू दिन से PDM जब से बनी है ये नुक्ता नज़र रखा है कि यह हुकूमत फेल हो गई है डिलीवर करने में, गवर्नेंस में, और लोगों को फ़ायदा पहुंचाने में, लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में। ये उनका नैरेटिव है। और हकीकत बात यह है कि मुल्क में जो महंगाई है वो तारीख की बहुत बड़ी महंगाई है। ऐसी महंगाई, अशिया की कीमतें इतने मुख्तसर अरसे में दुगनी से भी बढ़ गई हैं। तो ये एक वाक़या है कि अगर अपोजिशन अवाम के इश्यूज़ को लेकर आती है और अवाम इस तरह खड़े हो जाते हैं, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हुकूमतें मजबूर हो जाती हैं
कि वो स्पेस दें और अपनी जगह खाली करें। लेकिन जाहिर है कि क्या मजबूर किया जा सकता है? ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। पीटीआई की हुकूमत से ये अगर कोई तवक्को करे हाँ। कि जनाब वो रिजाइन कर देंगे या इक़्तिदार छोड़ देंगे, तो मेरे ख्याल में ये अपोजिशन का ख्याल जो है इस वक्त तो खाम ख्याल लगता है, काम ख्याली हो वो सकती है। शायद पॉइंट टेकन। उस तरह नहीं जा पाएंगे। पॉइंट टेकन। सर ब्रेक ले लूं। बात की ना खाम ख्याली हो सकती है, क्योंकि अभी जो माहौल बनाया है अपोजिशन ने, अभी वो ऐसा नहीं है कि इतना प्रेशर बिल्डअप हो सके, लेकिन आने वाले 2 महीने क्या मजीद प्रेशर आ सकते हैं। और अगर हुकूमत की बात करें, हुकूमत के लिए ज़्यादा मुश्किल टास्क अपोजिशन है या महंगाई? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू द शो। मुसर्रत साहिबा, वज़ीर आज़म कई बार नोटिस ले चुके हैं बढ़ती महंगाई का। कुछ सस्ते बाजार भी मुख्तलिफ शहरों में लगाए गए थे, उसका क्या रिजल्ट आया और हुकूमत कितनी संजीदा है और क्या इकदाम आगे उठाएगी? क्योंकि अगर आप लोग खुद काबीना के इजलास में हुकूमत ये कहती है कि हमारा असल जो टास्क है, हमारा असल जो चैलेंज है हमारे लिए वो महंगाई है, अपोजिशन नहीं है, तो फिर इस चैलेंज के लिए आप लोग क्या इकदाम कर रहे हैं और क्या तैयारियाँ क्या है? हुकूमत क्या करेगी महंगाई कंट्रोल करने के लिए? जी सुमैया, बिल्कुल देखें, सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूं कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव या मेन जो मैंडेट है हमें वो मिला है आवाम के लिए आसानियां फ्राहम करना, डिलीवर करना, गुड गवर्नेंस और ऑफ कोर्स महंगाई पे कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं पाना है। और अगर हमारी कैबिनेट के अंदर ये बात होती है कि हमारा टास्क ये है, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि अगर एक चीज़ अप टू द मार्क नहीं है उसको डिस्कस करना, उसके ऊपर एतराज़ उठाना, उसके ऊपर डिससेटिस्फेक्शन शो करना कैबिनेट मेंबर्स का या प्राइम मिनिस्टर का, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ इस्लाह होती तब है जब इस्लाह की गुंजाइश हो और उसको एक्सेप्ट किया जाए। जब आपका सब अच्छा है तो फिर तो आप कभी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकते। हमारी इंशाल्लाह ताला ये देखते ही रह जाएंगे, ज़रा आप ये आने वाले चंद हफ्ते देखें तो सही, इंशाल्लाह ना सिर्फ महंगाई पे हम काबू पाएंगे, सस्ते बाजार हमारे बड़े कामयाबी से चल रहे हैं, इसको मजीद इसका क्वांटम बढ़ाने की ज़रूरत है, वो उस पर वी आर वर्किंग ऑन इट। और अभी मैं राना साहब बड़े जज्बाती हो रहे थे, मेरे बड़े भाई हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन मैं 1-2 सवाल उठाऊंगी, जब इनकी बारी आए तो सुमैया पूछिएगा। कम अज़ कम राना साहब में ये मॉरल करेज होनी चाहिए कि ये आज अपना बयानिया बताएं कि क्या गुजरांवाला की स्पीच के साथ लफ्ज़ ब लफ्ज़ ये एग्री करते हैं। अगर करते हैं तो वो भी बताएं, डिसएग्री करते हैं तो वो भी बताएं। देखें, सियासी जमातों में पॉलिटिक्स क्यों अच्छी है डिक्टेटरशिप से? क्योंकि आपको अपना ओपिनियन देने की आज़ादी होती है। हर वक्त राग अलापते हैं हम लोग कि इजहार राय की आज़ादी, तो इनको भी इनका फ़र्ज़ बनता है कि जो नैरेटिव एंटी स्टेट है, एंटी पाकिस्तान है, आप सियासतदानों से लड़े, उनके साथ जो मर्जी आपने सलूक करना है, वी आर हेयर, हम इनकी हर तरह की हिट लेने के लिए तैयार हैं। पॉलिटिकली ये जिस तरह की प्रोटेस्ट करना चाहते हैं करें, ये हमारी चलें, ये सवाल तो मैं उठा लूंगी। अब आप मेरे एक सवाल का जवाब दें कि 2021 तो नहीं, लेकिन 2023 में इलेक्शंस होने हैं। ये कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, लेकिन इदारों को ये हिट नहीं कर चलें सकते। मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन आप मुझे बात बताइए, 2021 नहीं लेकिन 2023 में इलेक्शंस होने हैं, और अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपको दोबारा वोट मिले और आप लोग इक़्तिदार में आए, तो उसके लिए काम क्या होना है? ये चीजें होनी है कि क्या अपोजिशन ने बोला और क्या इदारों के खिलाफ बातें और चीजें, या फिर ये आप लोगों ने तय करना है कि आवाम के लिए आसानियां कितनी पैदा करनी है ताकि यही आवाम फिर आपको वोट दे? सुमैया, सबसे पहले मैंने अर्ज़ किया गुड गवर्नेंस, महंगाई पे काबू पाना, वो जो स्लोगन जिनके साथ हमने इलेक्शन लड़ा था उन सबको पूरा करने का ही मैंडेट है। अगर हम वो नहीं करते तो आपको पता है हम वोट जितने मर्जी मांगते रहेंगे, आवाम कहाँ वोट देने वाली, जितना हमने आवाम को एजुकेट और सेंसिटाइज कर दिया है। उससे जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अर्ज़ कर रही हूँ कि अपोजिशन क्या कह रही है, मैं हर एक के लड़ने का एक महाज है। जब विद इन द कंट्री आपको आपके इदारों को हिट किया जाएगा तो ये मीडिया की भी, पॉलिटिशियंस जो हैं, जो लीडरशिप है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो फर्स्ट शील्ड बने, अपने सोल्जर के आगे भी, अपने इदारों के आगे भी। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। जैसे बॉर्डर के आगे लड़ना उनका काम है, यहाँ पे फर्स्ट शील्ड इनकी हम है। देखें, इदारे के लोग आके बार बार जिस तरह से बकवासियात आजकल सियासत
सियासत में चल रही है, जो लैंग्वेज यूज हो रही है, जो कीचड़ उछाला जा रहा है, तो वो अगर हर वक्त तो इनका जवाब देने आए तो फिर कहेंगे ये सियासत में आते हैं। तो ये मेरा फर्ज बनता है, आपका फर्ज बनता है, जहां पे जो गलत है, मैं ये नहीं कहती हूं कि सारे, जो जिसकी बात गलत है उसको रीबटल देना, उसके ऊपर एक्शन लेना, उसको आंसर करना, वो हमारी जिम्मेदारी में वो भी आता है एज ए पाकिस्तानी। देखिए पहले बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। जो गलत चीज होगी जाहिर है उसका मौक़िफ़ देने आप लोग आएंगे, लेकिन बार बार सिर्फ एक ही चीज का मौक़िफ़ देने आएंगे। लेकिन अगली आवाम का आप सुने ना, आवाम क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि हुकूमत का काम तो सिर्फ अपोजिशन को जवाब देना रह गया है। हमारे लिए क्या कर रही है हुकूमत? नहीं, नो आई डिसएग्री विद यू। सुने उसकी वजह, मैं क्यों डिसएग्री कर रही हूं। पहली बात से एग्री किया। देखें सारे हमने देखें, ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट अगर गुड गवर्नेंस पे काबू पा रही है तो वो बाकी सारे एस्पेक्ट्स को भूल जाएगी या देखेगी नहीं। आपकी फॉरेन पॉलिसी है, आपके इदारों पे अगर अंदर से कोई आपका दुश्मन इंतशार फैला रहा है तो उसका भी जवाब गवर्नमेंट ने देना है, उसको हैंडल भी करना है, टैकल भी करना है। बिल्कुल करें, बिल्कुल करें, ये काम है हुकूमत के। ख्याली है ये। मरियम सिर्फ ख्वाबों में देख रही है इलेक्शन। पता है वो रात को सोती है तो ये ख्वाब देख के, और उसको जो इसका हमारा जो दुश्मन है माशाल्लाह, ख्वाब दिखा तो नहीं रहा, चले मैं पूछती हूं दुनिया को, वो बड़ा अच्छा दिया है। वो ख्वाब दिखा रहे हैं कि आप सुबह आप ये करेंगी तो आप जल्दी से जल्दी पावर में आएंगी। इनको ख्वाब ही रहेगा अगले 2023 के इलेक्शन में भी जो मैंडेट इनके पास है उससे ये हाथ पहले ही धो बैठी अपने इस नैरेटिव की वजह से। मुस्लिम लीग नून क्या, शीन क्या, मीम क्या, देयर इज वन मुस्लिम लीग, दैट इज पाकिस्तान मुस्लिम लीग। एंड मार्क माई वर्ड्स, आप ये मेरे अल्फाज लिख लो, यू विल सी कि बहुत जल्द, क्योंकि मेजोरिटी इन लोगों में मुहिब वतन पाकिस्तानियों के ये चंद लोग हैं, दे आर वेरी फ्यू, आप फिंगर टिप्स पे गिन सकती हो, जो इस एजेंडे के साथ खड़े हैं। यही वजह है कि मुशर्रफ साहिबा अभी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन होने, आपको 3 सीटें, उसके बाद जाहिर चीजें और क्लियर होंगी, उस पर भी जाहिर मामला चल रहे हैं। आप लोगों ने भी उसको देखना है आगे। आपका जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए कि आप लोग इख्तियार में, ठीक है, पॉइंट टेकन। इख्तियार में आप लोग हैं, पावर में आप लोग हैं, आप लोग हुकूमत में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हुकूमत की इसलिए बनती है कि आवाम को उन्होंने जो है वो सहूलतें देनी है। राना साहब ये जो सवाल कर रही हैं मुशर्रफ साहिबा, आप जवाब देना पसंद करेंगे कि गुजरावाला की तकरीर या उसके बाद जो तकरीर थी मियाँ साहब की, क्या उसके साथ आप खड़े, आप उस मौक़िफ़ की तारीफ करते हैं मियाँ साहब की? मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि गुजरांवाले पर वो जरा बात न्यायी साहब भी करे ना, जिन्होंने कहा कि हमने इजाज़त दे दी, 2 हफ्ते हम रुलते रहे और हमें 16 तारीख को सुबह 7 बजे तक भी कंटेनर अंदर न जाने दिए। और जो शिबली फराज ने कहा, अब मुझे अर्ज करने देना, लेकिन राना साहब सवाल तो कुछ और किया है ना आपसे, और वहां पर मैंने सवाल सुन लिया। मैंने आपका सवाल सुन लिया, मैं उसी पर आ रहा हूँ। इशू ये है कि स्टेडियम की परमिशन के बाद उसका पैदल आने वाला भी रास्ता बंद कर दिया। ये तजाद में इतना फर्क है कि जब ये जुबान पर नाम रियासत मदीना का नाम लेते हैं तो मैं कांप उठता हूं कि यार इतने बड़े झूठे। और फिर क्या किया, इजाजत दी हमारी। अच्छा राना साहब, उसके बाद जो हुआ, उसके बाद जो मियां साहब का बयानिया है, क्या मुस्लिम लीग नून में शामिल हर बंदा उनके बयानिए के साथ खड़ा है? मियां नवाज शरीफ साहब ने बात की, बिल्कुल हम अदारों का भी एहतराम करते हैं, हम आवाम के इश्यूज पर एक ही बात करते हैं कि वोट को इज्जत दो। 1973 के आइन पर अमल नहीं, वो तो और बात हो रही है ना, एक लफ्ज के साथ आप खड़े हैं। राना अरशद साहब नए सूबे की बात कर रहे थे। राना अरशद साहब आइन के तहत आइन में तरमीम करनी है, जैसे जनूबी पंजाब के नाम पे झूठ बोला न्यायी साहब ने सूबा बनाने का, उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी नया सूबा बनाने का ऐलान करके अवाम को गुमराह करने की साजिश है। अच्छा, हकीकत में आफ्टर शेड्यूल वो गिलगित बल्तिस्तान नहीं जा सकते थे। गैर आईनी काम कर रहे हैं हमारे मुल्क के वजीर आजम, आइन की वायलेशन कर रहे हैं। सही। और जो मैं समझता हूँ जस्टिस ईसा फायज के फैसले पर फुल बेंच ने। राना साहब आप किधर जा रहे हैं सर? अभी आपने मुझे बताया तक नहीं है कि आप स्टैंड करते हैं, आप स्टैंड करते हैं, आप खड़े हैं, आप बता दें, अगर आप नहीं खड़े तो वो भी आप बता दें। जी मैंने अर्ज जो किया, बिल्कुल हमारे लीडर का नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जी जी, जो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के 3 दफा वजीर आजम रहे हैं। हाँ। आज शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर है, क्या सलूक आप कर रहे हैं? थोड़ी सी कम अज कम
पॉलिटिकल बरादरी को तो शर्म, मुझे तो नहीं, शर्म वो आती है आईजी साहब को कि किसने फोन आपस किया के कि लीडर को शहबाज शरीफ साहब को आज बख्तियारबंद गाड़ी में बख्तियारबंद लेकर गाड़ी जाएं? में ये किसने कॉल की थी राणा लिटाकर साहब? उनको लाया गया है। ये कॉल किसने की थी आईजी साहब हद को? है। इमरान नियाजी साहब पीटीआई नैब कट जोड़ राणा साहब, मुल्क को तबाही के दहाने राणा पर ले साहब, चुका है। ये आईजी साहब को आज किसने अहकाम आपकी रोटी दिए 25 बख्तियारबंद गाड़ी में रुपए लाने के? आप लोग कह रहे हैं ना कि आईजी को अहकाम दिए गए कि शहबाज शरीफ को बख्तियारबंद गाड़ी में लेकर आओ। किसने अहकाम दिए? ये इमरान नियाजी साहब ने दिए। इमरान मैं खान कह साहब रहा ने हूं, दिए। बख्तियारबंद गाड़ी और पंजाब के आईजी को। शहबाज साहब की मेडिसिन डायरेक्ट इमरान नियाजी साहब ने आईजी जेल को ब्लॉक का मुशर्रफ साहब डायरेक्शन क्यों दी करते है। हैं वजीर आजम ऐसे आईजी साहब को अहकाम 73 देते हैं? ऐसे कभी नहीं हुआ था। जैसे 73 साल में जी, पहली सुमैया। दफा मकबूजा कश्मीर पर सकूते कश्मीर हो चुका है। इसके जिम्मेदार मौजूदा वजीर आजम हैं हद हो और गई। मुल्क राणा में साहब, महंगाई, ठीक है, बेरोजगारी, दसिया नहीं ला पूछी कानूनियत, बैड गवर्नेंस के चलिए, जिम्मेदार सुमैया, क्या पूछ रही इमरान हैं आप? न्यायी साहब हैं। और आज अदरक 750 रुपया किलो हो चुका है। आज चने की दाल 200 रुपया हो चुकी ठीक है राणा साहब, आज ठीक है। जिम्मेदार रो रहा है। चले, वक्त जो कम है, कल वक्त कम है। आपने राणा साहब, दिल्ली राणा साहब, आप किसी और ट्रैक पर निकल गए। जी, महंगाई की बात आपने बिल्कुल कीजिए, LPG बिल्कुल कीजिए। ये आवाम की बात है। अगर आप लोग आवाम की बात करेंगे तभी फायदा है। लहारी साहब, आपका मौके सर ये क्या हो रहा है? ये रोज आना, बस हम यही देखते हैं सियासत। सियासतदानों को आना चाहिए, एक बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करनी चाहिए। हमारे यहाँ बेचारे सियासतदान जो हैं उनके लिए हमेशा स्पेस महदूद किया जाता रहा है और उनके पास जगह कम होती जा रही है बात करने की। अगर मैं कहूँगा कि ये कलम जो है ये बहुत मुक़द्दस है, इसके बारे में बात नहीं करनी है, तो फिर कोई बात ही नहीं कर सकेगा। बिल्कुल। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि हमें चीज़ों के तक़ज़्ज़ुर सबसे मुक़द्दस तरीन 2 चीज़ें हैं। एक का नाम है पाकिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान की सरहदों से लेकर तुफ्तान तक और जीवनी तक, पाकिस्तान के आखिरी कोने तक ये मुक़द्दस तरीन सरज़मीन है। इसका एक एक इंच जो है तमाम लोगों के लिए वाजिब एहतराम है और सबकी इसके साथ कमिटमेंट है। नंबर 2, हमारे लिए सबसे मोहतरम पाकिस्तान का दस्तूर है और पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक कायम इदारे हैं। हम उनका जो पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक काम करने वाले तमाम इदारे हैं, हम उनका एहतराम करना चाहिए और करते भी हैं। हम रियासत जो है वो एक आइन के तहत चल रही है। उस आइन के अंदर सरे मुंह इनहराफ नहीं होना चाहिए। सही है। उस आइन का एहतराम किया जाना चाहिए। पॉइंट आइन में जिसका जो किरदार मुतय्यन किया गया है उससे आगे छलांग नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, लगा और हमें आइन के साथ ही कमिटेड रहना चाहिए। किसी शख्स को, किसी फर्द को, किसी इदारे को, और इस पर किसी सियासत भी भी नहीं होनी चाहिए। शख्सियत पॉइंट को लेकिन लगा रही साहब। आइन के आगे आइन ब्रेक को ले लूं। पामाल करने की किसी को भी जरूरत नहीं। ब्रेक ले लूं सर, मैं ब्रेक ले लूं। बहुत शुक्रिया मुशर्रफ साहब का, राना अरशद साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे नाज़रीन, कुछ कोरोना वायरस की बात करेंगे। एनसीओसी का इजलास कल वज़ीर-ए-आज़म ने तलब किया है और अहम फैसले होने जा रहे हैं। फरहान ईसा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। सेकेंड लेयर जो है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान में मौजूद है कोरोना वायरस की, और एनसीओसी का इजलास कल वज़ीर-ए-आज़म ने तलब किया है और बड़े अहम फैसले मुतवक्के हैं। क्या होने क्या जा रहा है और अगर ये सूरत हाल बतदरीज बिगड़ रही है तो उसमें असल कसूरवार कौन है? डॉक्टर फरहान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीओए लेबॉर्ट्री। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारी बद एहतियाती हमें यहाँ तक लेकर आई है या फिर ये इस पे मौसम का भी एक फैक्टर शामिल है कि मौसम जिस तरह से ठंडा हो रहा है तो केसेस बढ़ रहे हैं? क्या वजह क्या बनी है केसेस बढ़ने की? जी थैंक यू, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया है। केसेस बतदरीज बढ़ते चले जा रहे हैं और हम लोग जो है 1000 केसेस पर डे का बैरियर जो था वो भी क्रॉस कर चुके हैं पॉजिटिविटी का। और मैं इसको कहूँगा कि ये पॉजिटिविटी जो केसेस आ रहे हैं इसको आप 5 या 10 से भी ज़र्ब दे सकते हैं क्योंकि सब लोग टेस्ट करवा नहीं रहे इस वक्त। जबकि नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन फिर भी टेस्टों की पहले से हिसाब से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन लोगों का रुझान टेस्ट कराने का और ये डॉक्टर्स का रिकमेंड करने का कम है। उसके बावजूद जो है वो केसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये नीचे तो आ गए थे 1.5 पॉजिटिविटी की तरफ, लेकिन अभी ये 3.5-4% से ऊपर जा रहे हैं। अब बढ़ने की वजह जो है वो बहुत वजूहात बहुत ज़्यादा है। एक तो लोग जो हैं वो थक चुके हैं, उन्होंने उनका जो एहतियात करने जो था, हाथ साफ करना, मास्क पहनना,
इससे वो मतलब बोर हो चुके हैं, बल्कि मैं कहूँगा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और अब वो नॉर्मल हैबिटेट में आ गए हैं। दूसरा जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि एयर ट्रैवल बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है दोबारा से, और लोग पाकिस्तान से बाहर भी जा रहे हैं और पाकिस्तान वापस भी आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो सिलसिला है, इसकी वजह से वो नए वायरसेस की जो 3 सब टाइप्स मेरे ख्याल से अब जो हो गई हैं, जो घूम रही हैं, वो भी आ रही हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ है, इस मौसम में डेंगू भी बहुत फैल रहा है, टाइफाइड भी। जब आपने कहा कि टेस्ट अब उस तरह लोग करवा नहीं रहे, तो आपके पास किस तरह से केसेस आते हैं? टाइफाइड और दीगर टेस्ट ज़्यादा करवाए जाते हैं, फिर कोरोना की टेस्ट लोग करवा रहे हैं, प्रेफर करें या घबरा रहे हैं कि अगर हमने करवाया तो ऐसा ना हो कि हमें पॉजिटिव ही आ जाए? जी, बेसिकली देखें, ये वाहिद बीमारी एक ऐसी है कोविड की, कोरोना की, जो लोग ये चाहते हैं कि उनको ना पता हो तो वो बेहतर है। और बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जब पेशेंट्स जाते हैं और वो डॉक्टर जब उनको एडवाइस देते हैं कि आप टेस्ट करवाएं, तो वो कहते हैं इसका तो वैसे भी हमें आइसोलेशन में रहना है, हम खुद ही रह लेते हैं 14 दिन के लिए, वो टेस्ट नहीं कराते। लेकिन उनका टेस्ट ना कराना जो स्टैटिस्टिक्स आ रही हैं उसको डिस्टर्ब कर रहा है कि पॉजिटिविटी कितनी है, और इससे जो है वो सही अंदाजा लगाना, और खासतौर पे हॉट स्पॉट्स का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब आप देखें कि इंग्लैंड में 4 वीक्स के लिए लॉकडाउन हो गया है, और अभी यूरोप की कंट्रीज में भी लॉकडाउन होता चला जा रहा है, और अब पाकिस्तान में जो कल डॉक्टर साहब प्राइम मिनिस्टर लास्टली बस मुझे बता दें, वक्त कम है, कि जो स्मार्ट लॉकडाउन का तरीक़ाकार है हुकूमत का, क्या वाकई ये कारगर साबित हो रहा है, इसको रोकने में मददगार साबित हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान में जो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरफ से जो अहकामात आए और जो फॉलो अप हुआ, उसमें सारी प्रोविंसेस जो हैं वो रिप्रेजेंटेड हैं। उसके हिसाब से तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिसको पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है कि केसेस बहुत कम हैं, और अगर इसको जाहिर है कि फिर स्टेप्स लिए जाएंगे तो कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और उसको फॉलो करेंगे तो फिर बेहतर सूरत हाल रहेगी। लेकिन इसका एक और जो पार्ट है वो इकोनॉमी का है। हेल्थ होगी तो इकोनॉमी होगी। और अभी देखें स्पेन में क्या हो रहा है कि जब वो लॉकडाउन लगा रहे हैं तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि वो बाहर निकल रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। और वजीर आजम ने हमेशा ये कहा है कि हमें इकोनॉमी को देखना है, तो इसलिए हम सख्त इकदाम नहीं कर सकते। अब कल क्या होने वाला है इजलास में, ये बड़ा अहम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। लगारी साहब, आप खुद शिकार हुए और माशाल्लाह बहुत बहादुरी के साथ आपने इसका मुकाबला किया। आप आखिर में कहना क्या चाहेंगे? अभी जो सिचुएशन है उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हम सब मिलकर? मेरे ख्याल में अगर लोग वो एहतियाती तदाबीर जो बहुत जगहों पर बताई जा रही हैं, हुकूमत की तरफ से कही जा रही हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बताई जा रही हैं, अगर उनको फॉलो करें तो इस मुसीबत से बच सकते हैं। अपने आप को नज़ले जैसे माहौल से दूर रखें, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल न करें, मास्क पहनें, हाथों पर ग्लव्स लगाएं। ये छोटे छोटे मामला आते हैं जिनको करने से आप अपने आप को बचा सकते हैं। और रश वाले इलाकों में जाना, और ऐसे इलाकों में न जाएं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हजूम हो, तो ऐसे इलाकों में न जाएं। मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने बड़ा रहम किया है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान इस मुसीबत से बचा रहा है। अल्लाह करे कि आइंदा भी इसी तरह से अल्लाह करे, अल्लाह आगे भी अपना ऐसे ही करम बनाए रखे, शामिल हाल रहे, तो इंशाल्लाह हम बच जाएंगे इंशाल्लाह। और इस वक्त तो दुनिया में बड़े बड़े ममालिक जो हैं बहुत बड़े मुश्किलात, लेकिन अगर हम चाहें और हम अगर कोशिश करें तो हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। नज़ीर लगारी साहब के वक्त का, और मैं भी आखिर में बस यही कहना चाहूँगी नाजरीन, कोरोना वायरस बहुत तेज़ी के साथ मुल्क में फैल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि सूरत हाल ख़राब ना हो और मुआशी तौर पर इक़दाम ऐसे ना करने पड़े जिससे हमें और आपको तकलीफ़ हो, तो एहतियात कीजिए और ख़ास तौर पर मास्क ज़रूर पहनिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।